वार्ताः। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, friends, the headlines first. Key domestic indices end positive. Sensex closes at 66,174. Nifty settles at 19,890. Mines Ministry to launch first ever tranche of critical strategic minerals auction. And Brent crude trades above $80 per barrel in global crude market. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे। सेंसेक्स 66,174 पर बंद हुआ। निफ्टी 19,890 पर दर्ज हुआ। खनिज मंत्रालय महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए सबसे पहली नीलामी का शुभारंभ करने जा रहा है। और ब्रेंट क्रूड का मूल्य कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में $80 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए, हालांकि अधिकांश वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी थी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.48% की तेजी से 204 अंक बढ़कर 66,174 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.31% की वृद्धि से 95 अंक बढ़कर 19,890 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.06% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। And now let's take a look at the detailed stocks in English now. The key domestic indices ended with gains, even most global share markets were negative. The BSE Sensex rose 204 points or 0.48% to end at 66,174. NSE Nifty gained 95 points or 0.31% to settle at 19,890. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.3% and the small-cap index added 0.06%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 companies appreciated while 8 companies declined. Tata Motors jumped 3.56%, Bajaj Finserv rose by 2.32% and Ultra Cement added 2.14%. On the other hand, ITC declined 0.58%, Sun Pharma fell 0.42% and ICICI Bank lost 0.33%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors gained while 5 witnessed losses. Utilities jumped 3.64%, power sector gained 3.47% and oil and natural gas rose by 3.13%.
On the other side, healthcare sector declined 0.27%, capital goods fell 0.17%, and FMCG slipped 0.15%. The overall market breadth was positive as shares of 1,106 companies appreciated, while those of 1,894 declined. A total of 174 companies remain unchanged. Well, friends, we are now joined by senior business journalist Udayan Ray. But before we go on to ask him and about his reviews on the Sensex today, let's take a short break and we'll be back very soon. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुपए के भी चलन का आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 34 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के 103.2 पर था। बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसे अभी लालिमा कह रही थी उदयन जी, शामिल होने के लिए मार्केट मंत्र में। धन्यवाद सोनू, धन्यवाद लालिमा। उदयन, आज हमने देखा कि 200 अंक बढ़ा है सेंसेक्स, और अगर हम अभी तक नवंबर पे नज़र डालें तो 2250 अंकों की तेज़ी आ चुकी है। क्या आप रीजंस मानते हैं नवंबर में जो ये रिबाउंड हुआ है? देखिए, कुछ तो जैसे रेगिस्तान में एक मरुद्यान होता है ना, जैसे ओएसिस होता है, मिराज। नॉट रियली मिराज, इट्स लाइक एन ओएसिस। सो वो वाला पोजीशन इंडिया लेता चला जा रहा है, वो रीइंफोर्स होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी इकोनॉमीज बहुत ख़राब कर रही हैं, पर कई बार आप जब देखते हैं एक ग्लोबल फंड मैनेजर की नज़र से देखें तो तब आपको लगता है कि शायद यहाँ पे एक्शन चल रहा है, बेहतरी चल रही है। जो पॉजिटिव हेडलाइंस हैं इंडिया में ज़्यादा आ रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से। अगर आप देखें कैसे रिवाइज किया गया है हमारे ग्रोथ टारगेट, जो कि आरबीआई के टारगेट के आसपास अब बातचीत हो रही है, तो धीरे धीरे करके अपवर्ड रिविजन्स हो रहे हैं। तो वो कुछ ये ड्रामेटिक चेंजेस नहीं है, पर वो एक अपनी जगह में बात बनी रहती है। और चाहे आप एविएशन सेक्टर देखें जहाँ पे हेडलाइंस पॉजिटिव हैं ग्रोथ के बारे में, ऑटो सेल्स के बारे में देखें, ये इंडिकेटर्स होते हैं आपके। ऑटो सेल्स मतलब ये त्योहारों के वक्त में जो सेल्स हुए हैं, तो जो हेडलाइंस की जो पॉजिटिविटी है वो अपनी जगह है। टैक्टिकली उस हिसाब से देखा जाता है। कई बार क्या होता है, आपको लगता है ग्लोबल फंड मैनेजर को लगता है कि उसमें ज़्यादा शायद ओवर वैल्यूड हो गया, दूसरे मार्केट में जाते हैं, पर वो टैक्टिकल पोजीशनिंग होती है। फिर वो वापस एट लोअर पॉइंट, जो बाय एट डिप्स बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर्स करते हैं, ना कि आम निवेशक। और प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो वो कुछ है, पर आते हुए महीने में दिसंबर में थोड़ी, जैसे हमारे यहाँ पे त्योहारों के वक्त थोड़ा सा मंदा सा चला जाता है, एनर्जी उतनी नहीं होती, तो ग्लोबल जो फंड मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो थोड़ा सा उनके त्योहार का मूड आ जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी होती है। तो वहाँ पे शायद आपको दिसंबर में ये वाली बात नज़र ना आए, क्योंकि वो अगले कैलेंडर ईयर की तरफ देखते हैं। पर ये कुछ बातें हैं जो अपनी जगह है, और हमारे कुछ जो ठीक है, सारे हेडलाइन पॉजिटिव नहीं है, पर काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी की तरफ है। इन्फ्लेशन मोर और लेस अंडर कंट्रोल है। करेंसी हमारे उस कहीं भी बाकी दूसरे देशों में अगर देखें, ज़बरदस्त प्रेशर है। हमारी जो करेंसी है उतने प्रेशर में नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बेस लाइन चल रहा है। क्या इसमें सुधार हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, पर जब एक स्टॉक मार्केट देखता है तो वो अपने वहाँ पे लिस्टेड कंपनीज को देखता है, तो 50, 100, 200, 500 की तरफ, तो वहाँ पे वो देख के वो लोग पैसे डालते हैं। और ज़्यादातर हम यहाँ पे जो चर्चा करते हैं तो हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के बारे में ही बात करते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त एक्शन है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, पर बेहतरी वहाँ पे बेस्ट जो कंपनीज़ हैं वो शोकेस होते हैं इन इंडिसेस में। तो आप हमारे जो बेस्ट हैं
इस तरीके से कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से या पोटेंशियल के हिसाब से हमारे बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट के साथ compete कर रहे हैं. ये इसको निगेट करना मुश्किल होगा क्योंकि आपने हेडलाइंस ही ऐसी पढ़ी है. लालिमा आई थिंक कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन लालिमा एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जरूर पूछिए अपना सवाल. मिलिए एक और दान बहादुर से. इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है. प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की. मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा. आप छोड़ो ना. और आप हाथ धो लो पैसों से. गारंटीड रिटर्न्स धोखा है. स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने. हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. All right, welcome back, friends, to Market Mantra. Udayan, you spoke of the festival season. India has a very peculiar structure of spending. There is Shraddh time when people will spend less. Then past few weeks, I would say, if not months, we had unprecedented buying during Dhanteras of gold. We had unprecedented buying during Diwali and so on. Navratri, of course. So which means that the shadow of COVID and of all that was going on, you know, Ukraine, Russia, and now Israel, Hamas, all that seems to be over, at least it seems like, in India. Do you think the fact that we have, and of course now the marriage season is approaching, do you think that we are somehow, our mechanism, apart from all this that I talked about, we also have a huge saving, traditionally saving sense, you know, that we must save. Does that imply that India has intrinsically very strong fundamental structure and a base, whereas compared to the West, you know, it's a little flip-flop, living on credit and so on. Do you think that we are really sound intrinsically because of our traditional systems like festivals and so on? So festivals would mean a consumption story, as it's called. So that consumption story is pretty much in line, Lalima. So the concern, if at all, and it's a very significant concern, is the rural consumption, simply because the rural incomes have not been growing at the pace which anybody wants. I think even government would agree. They would not be satisfied with the rural income growth, and that obviously has a impact on consumption. It is not as if it's a boom or bust kind of a thing, but you know, it's tepid. You would want it to be a little better. Why little better? Lot of it better. The other part is the inflation that we were all experiencing in the countryside, or rather in the rural areas. The impact was a little more out there. So the issue was how you're often that also impacts consumption. So all these two things they do play, but they would not play in a festival kind of or a marriage, because people get married only once. The festivals only come once, right. So therefore people will hold back and then loosen their purse strings. So that in terms of consumption is fine. I mean, yes, you would need to bolster the income out there, make things a little easier, better. So that's the consumption part. As far as savings part, it is fine, but it is not of the same magnitude as it used to be in the past, simply because taking loans have become so much easier. So you would find that indebtedness, personal indebtedness would have surely increased. I don't have the numbers, and that is possibly the reason why RBI took some steps in terms of unsecured loans in the recent past, where it's talking about a greater weightage and etc., which probably is going to increase the access to unsecured loans. So consumption can also happen through loans, but the other way of arguing is a bank will only give, or a financial institution will only give a loan only when it knows that a repayment is going to happen. That subprime thing doesn't happen here in our country. Right. At least the large institutions don't do it, and RBI is keeping a watch on it. So these are two or three different things that you talked about. I thought I would slice them and address them. A corollary to that, Udayan, the new tax regime, sometimes I get the sense that it discourages savings. Is that right?
No, it because doesn't. it is not giving incentive the way it used to give earlier. You put your money in LIC and so on. And Not really. After a point of time, how much, Lalima, one has to also see 1.5 lakhs that limit came about in 2005. Now 18 years have come and gone, and inflation has, 6-7%, whatever number you want to take. It hasn't adjusted. So, when you are talking about a break, it has to be things which are really expensive, anything to do with retirement health. Those things have happened, but then also you have this data about SIPs, systematic investment plans. They are increasing. So yes. after a point of time when your income is high, you are not going to really kill yourself for it. This tax saving mentality, it's a good mentality, tax efficiency. It's emanates from the past when the tax rates were very high in the 70s, 80s, and your incomes were not all that much. Then you would want to save every penny. Here you would want to invest, might want to take a risk, and those attitudes you can see in the And that is also a kind of saving. इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। उदयन, क्या कहेंगे आप? पिछले सप्ताह जो प्राइमरी मार्केट में हलचल रही, 5 IPOs आए, एंड फॉर 7,500 करोड़ रुपीस, 2.6 लाख करोड़ रुपीस वर फोर्थकमिंग। इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, एंड FPIs के भी फिगर आ रहे हैं कि फ्लोज इनटू प्राइमरी मार्केट आर एट 23 मंथ हाई इन नवंबर। सो आपको लगता है कि फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया प्राइमरी मार्केट की तरफ, और ये उत्साह क्या बता रहा है बाजार की धारणा के बारे में? देखिए, जैसे और लिस्टिंग से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस वीक? देखिए, जैसे जो नई लिस्टिंग, जो टाटा ग्रुप की लिस्टिंग है, वो तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड यहाँ पे देखिए, IPO का एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो कंपनी टेबल पे कितना छोड़ते हैं, व्हाट डू यू लीव एट द टेबल। तो कई बार क्या होता है, इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग होती है और इतना फंड रेज का मूड होता है कि आप अगर इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं छोड़ते तो फिर क्या होता है, लिस्टिंग गेन्स जो है, लिस्टिंग गेन तो एक जो आपका ट्रेडर होगा, क्योंकि वो गेन है लिस्ट करते वक्त आप ले रहे हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो आपके श्रोता हैं, वो IPO ले ना ले कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो आप अगर बाद में वो नीचे जाए, आगे जाए डिप्स में, आराम से वो ले सकते हैं। तो ये बात रही। पर जहाँ तक आपने इम्पोर्टेंट बात की, ये मार्केट के बारे में क्या बता रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब सेकेंडरी मार्केट, जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, तब ही IPO अभी आते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। अगर ये सबड्यूड होता सेकेंडरी मार्केट, तो IPO लाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो ये दिखा रहा है कि मूड बायंट है, कि लोग रिस्क लेना चाहते हैं, और जो IPO की कंपनी, क्योंकि उसके पास उतनी ट्रैक रिकॉर्ड होती नहीं है, इसका मतलब एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग एक्साइटेड है, तो फ्यूचर की तरफ एक ऑप्टिमिज्म है। तो ये कुछ चीज़ें जो है, मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट शॉट, कि ये कुछ चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं। In other words, I would say that domestic investors are more confident and domestic buyers are also more confident. Yes. As consumers, both ways. Yes, and of course, because when a company is getting listed, of course it must have hygiene standards. And FPIs have also shown great interest. But you'll have to admit that already listed company has got a far greater track record. You've got far more information about it, and therefore when you're investing, this is a higher risk investment. So therefore when you're investing in it, obviously you're feeling very good about the whole ecosystem, and therefore that is what possibly it's showing. Right.
Moving on, the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India is organizing the 19th Working Party on Data Collection and Statistics on the Indian Ocean Tuna Commission from 28th November to 2nd December 2023. Now, this is an important meeting organized by the Indian Ocean Tuna Commission and hosted by Department of Fisheries, Government of India, which will bring together the renowned scientists and experts in the field of tuna fisheries from all around the world. Tunas and other large pelagic species such as billfishes, sharks and rays hold immense economic significance, with tunas alone contributing an estimated annual value of trade of $41 billion, that is in 2018. The international scope of these species necessitates collaborative efforts for improved management and conservation, given their susceptibility to overfishing by multinational fisheries. और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर अगली स्टोरी। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। All right. Then when we talk about the fisheries, we have this now blue economy. We had the white revolution and we've had the green revolution. Now, are we gearing up for this blue revolution, which means there was a lot of work is being done by the Ministry on Fisheries, trying to export, making it as a big in exports. Where do you see this going? Oh, absolutely. And we do have these, we have been doing this quite a bit in the past, but they were very focused, shrimps and things like that in the aquaculture scene. Yes. And there are a lot of, there's a lot of activity, especially in Kerala and some other places. Considering that we have a huge coastline. Absolutely. But it can really expand, and tuna is of course is a big area. It's very popular in the West, and even within the country, the interest is going up. So the key part, Lalima, also is how do you have to follow international practices. So if you export something to say a developed country or one of the top economies, there are phytosanitary conditions. You don't want to be on the wrong side and also you want to do it in a way where your pricing is not pushed down. So a lot of times, because of one reason or the other, we would produce things, but we would get stuck with these things. So when you're part of that global ecosystem, things can get a lot better. और अब चलते हैं अगली स्टोरी की ओर, जिसका आपने भी जिक्र भी किया था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के अनुसार भारत का आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% की दर से बढ़ने की संभावना है। हालांकि एजेंसी ने आगाह किया है कि आने वाले वर्षों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और कमजोर निर्यात विकास को प्रभावित कर सकते हैं। एशिया प्रशांत के लिए अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इसका कहना है कि उच्च घरेलू मांग के बल पर इस वर्ष और अगले वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि की दर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहने का अनुमान है। ये पूर्वानुमान कई एजेंसियों के पूर्वानुमान के अनुरूप है। हालांकि सरकार और आरबीआई के 6.5% के पूर्वानुमान से ये कम है। 6 से उन्होंने 6.4% कर दिया अपने अनुमान को। अगर हम जीडीपी की फिगर्स देखें तो परसों गवर्नमेंट रिलीज करने वाली है सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी फिगर्स। क्या आपको आशा है? 7.8% था Q1 में। ब्रीफली मुझे लगता है कि वो नंबर आपको थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो जो बेस इफेक्ट आपको मिल रहा था एक लो बेस का, वो जाता जाएगा। पर उसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। पर जब तक ग्लोबल आपका इकोनॉमिक रिबाउंड नहीं होता है, जो 8.5 के आसपास की ज़रूरत है, 8.5 एंड अबव, वो आपको मिलता हुआ आप स्ट्रगल करेंगे। पर आपकी जैसे आपने पढ़ा कि ग्लोबल डोमेस्टिक डिमांड के बलबूते पे ये नंबर्स आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे और फिर कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है।
स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लेते अगली खबर। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी कल अब तक की सबसे पहली महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। पूरे देश में फैले इन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉक नीलाम किए जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती आएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर हमारे परिवर्तनीय प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये महत्वपूर्ण खनिज हमारे देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इन खनिजों की कम उपलब्धता या कुछ देशों में ही इनका निष्कर्षण या प्रोसेसिंग केंद्रित होने से इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला बहुत कमजोर हो सकती है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर पूरी तरह निर्भर है। गौरतलब है कि भारत की वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% कुल विद्युत ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की प्रतिबद्धता है। ऊर्जा परिवर्तन के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना के चलते इलेक्ट्रिक कारों, पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बैटरी भंडारण प्रणालियों की मांग को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते इन महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में भी वृद्धि होगी। और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। निवेशक आज अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़ों और अमेरिकी उपभोक्ताओं की अर्थव्यवस्था के प्रति धारणा के इंतजार में थे। वॉल स्ट्रीट में इसके चलते आई गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% के उछाल में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.23% की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन हांगकांग के हैंगसेंग में 0.98% की गिरावट आई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.67% की मंदी दर्ज हुई और जापान का निक्केई सूचकांक 0.1% की गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में मंदी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक और लंदन का फुटसी दोनों लगभग 0.5% की गिरावट पर थे और जर्मनी के डैक्स में 0.1% की मंदी चल रही थी। And now before we go any further, let's have a short commercial break and shall be back very soon. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। And now look at the US markets. Well, all three major US indices ended the session modestly in the red. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.16%. S&P 500 and Nasdaq Composite Index both inched down 0.07%. And a look at the gold and silver prices. First, let's have a look at the crude oil prices. Oh, yeah, that's right. Oil prices rose today with the Brent benchmark rising above $80 a barrel, supported by expectations that the OPEC Plus producer group may deepen and extend output cuts due to concern over softer global demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $80.72 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $75.59 per barrel when reports last came in. And now gold comes. What about Absolutely, gold? लालिमा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 40 रुपए की बढ़त के साथ 61,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 45 रुपए कम होकर 74,760 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,036.60 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त के साथ $25.08 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगे आप, सोने की जो कीमतें हैं वो 3 महीने के उच्चतम स्तरों पर है और डॉलर इंडेक्स 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। एनी कनेक्शन? वो तो रहता ही है जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है
तो गोल्ड उनका इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। पर एक बताने वाली बात है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो फर्स्ट ट्रांच था 2015 का, वो मैच्योर हो रहा है, और अगर आप उसके एनुअल रिटर्न देखें वो 11% से ज़्यादा है। तो हमारे पास बना बनाया एक निवेश का विकल्प है जो कि हमें देखना और ये सबसे पहला ट्रांच था। जी बिल्कुल। And I was reading in the paper that now people are moving to platinum from gold because of the high expenses. Well, before Then we on close, this shiny note, Yes. we'll have to end the program. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए उदयन और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद। yes, Sonu, and let's move to the reminder of the headlines. Key domestic indices end positive. Sensex closes at 66,174. Nifty settles at 19,890. Mines Ministry to launch first ever tranche of critical strategic minerals auction, and Brent crude trades above $80 per barrel in global crude market. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and Sonu Sood bidding you namaskar. एक और दान बहादुर से, इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.